हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। कल एग्ज़ाम है एसएसटी का 10th क्लास के लिए। उसके लिए मैंने एक इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो बनाया है। इकोनॉमी में वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि अभी कोरोना का क्राइसिस का टाइम गया है, तो इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह किसी भी कंट्री पे इकोनॉमी पे हुआ है। और जब बात इकोनॉमी की आती है तो उसके अंदर करंट के कुछ मुद्दे भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि करंट के अंदर किसी भी कंट्री के ऊपर जो है वो क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। क्योंकि यदि पेपर वापस बनता है तो नो डाउट उसमें इकोनॉमी पे आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। आपके जो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक हैं वो हैं 14, 15, 16 और 17। ये 4 टॉपिक जो हैं ये इकोनॉमी से वाले टॉपिक हैं, और उसके अंदर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ऐसे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और काफ़ी जो है वो डिस्कसिंग भी हैं। तो पहला है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो है वो होता है टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो इम्पोर्टेंट आते हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टास्क होता है प्रोडक्शन का, तो वो आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मतलब कृषि या कृषि से रिलेटेड जो भी डेवलप या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। सेकेंडरी के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तैयार करने में जो सेक्टर वर्क करता है, दिस इज नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल को काम में लिया जाता है, और ये काम कौन करता है? मेन जैसे कल कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, या फिर जो भी प्रोडक्शन हाउस हैं, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है और हर चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। तीसरा जो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के अंदर होता है द प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, और टर्सरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द सर्विस, सर्विस का प्रोडक्शन करना। सर्विस के प्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल क्या क्या आएंगे? वो आएंगे जैसे मान के चलो आप बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप हेल्थ ले लो। तो ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन ले लो, इन सभी सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और इन सर्विसेज के प्रोडक्शन से जो है वो हमारा जो है वो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा। इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 40 से 50% के बीच में होता है। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर का जो लगभग 25 से 30% के बीच में होता है, और उसके बाद में जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है, जो लगभग 18 to 24% के अराउंड रहता है। तो ये हो गया आपके सेक्टर्स। उसके बाद में एक वर्ड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सोसाइटी के सभी वर्ग, सभी क्लासों का डेवलपमेंट हो, कोई भी क्लास बाकी नहीं रहे। और इसमें होता है कि किसी भी जो सबसे बॉटम क्लास पे जो आदमी है, जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, तो जो सबसे बॉटम लेवल पे जो आदमी है वो भी जो है गवर्नमेंट की जो मेन स्ट्रीम है, ठीक है, जो एक डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और उस आदमी के साथ में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब सबको साथ लेके चलना, दिस इज नोन एज द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके बाद में एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के बारे में, और ये लगभग आना ही आना है। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 2015 में इसको जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके इसको कर दिया नीति आयोग। किसने किया? मोदी गवर्नमेंट ने किया। मोदी गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स लाने थे। जब हमारे जो एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग का जो एक जरिया था उसमें अंदर चेंज लेके आने थे। इसका उद्देश्य ये था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना था। एम में यही लिखना है, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी पॉलिसी का फॉर्मेशन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा भी भला हो, ठीक है, वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और वो आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। मतलब हमें रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना है कि वो जो है
हमारे लिए भी काम में आ जाए और हम जो है आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। दिस इज द नोन एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। नीति आयोग के बारे में भी आप लिख सकते हो। नीति आयोग जो है एज ए गवर्नमेंट का थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी हैं और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं राजीव कुमार और इसका जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो ये लगभग जो है आपके बारे में इसके नॉर्मल जो है वो डिस्कशन हो गया। नीति आयोग बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अंदर जो है कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं, कुछ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं, कुछ राज्य के जो भी सीएम पीएम सीएम होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है नीति आयोग के बारे में। उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। 15 नंबर टॉपिक, 15 नंबर टॉपिक के अंदर यदि अपन बात करें तो वो आएगा द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक अपने आते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी जस्ट लाइक ए अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी कैसे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी यदि अनडेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है अनडेवलप्ड इकोनॉमी कैसे हैं। तो जैसे मान के चलो कि अनडेवलप्ड इकोनॉमी है, तो अनडेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बताना है। जैसे हमारा यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत जो है वो कमज़ोर है, एजुकेशन अच्छा नहीं है। हेल्थ स्टेटस, जो हमारा जो हेल्थ क्राइटेरिया है वो बहुत ही लो है, मतलब अपन इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है, तो वो पॉइंट्स भी इंक्लूडेड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है अदर कंट्री में। इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है। हमारा जो लाइफ सर्वाइवमेंट जो है, ठीक है, लाइफ का जो एक लेवल होता है वो भी बहुत ही लो लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, यहाँ पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो गरीबी की वजह से जो है यहाँ पे अनडेवलप्ड इकोनॉमी के तौर पे आता है। ठीक है, और लाइफ की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ है वो भी बहुत कम है। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए जो है। उसके बाद में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से जो है जितने रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज का हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम जो है अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे भी जो है यहाँ पे जो समस्या डेवलप होती हैं वो हम अनडेवलप्ड इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं। इसके अलावा जो हमारी जो टेक्नोलॉजी भी हैं वो बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी स्ट्रांग नहीं हैं। सेकेंड थिंग है कि इंडिया इकोनॉमी जस्ट लाइक ए डेवलपिंग इकोनॉमी। यदि हम डेवलपिंग इकोनॉमी में हैं तो फिर वो कैसे हैं, देखो डेवलपिंग इकोनॉमी में अपन यदि बात करें तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। हर आदमी जो है पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ने की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, मतलब हमारी जीडीपी स्ट्रांग है, ग्रोथ रेट, ठीक है। हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, यदि किसी भी कंट्री का सर्विस सेक्टर स्ट्रांग है, और इंडिया का यही है कि इंडिया की सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर स्ट्रांग है, इसलिए हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत अच्छी बनती है, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में पैसा बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद में हमारी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम धीरे धीरे बहुत जल्दी से उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। हमारी जो हम जिसको बोल सकते हैं आधारभूत संरचना, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारे जैसे रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, वो बहुत अच्छे से जो है बन रहा है। इसके बाद में एक वर्ड आता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हिंदी में बोलते हैं व्यापार घाटा, मतलब हम किसी कंट्री के साथ में यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उससे हम लॉस में हैं या फिर हम फायदे में हैं। तो मतलब लॉस में या फायदे का इन द सेंस, जैसे हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा। हम किसी भी कंट्री के साथ में यदि बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान के चलो हम चाइना के साथ में यदि व्यापार कर रहे हैं,
तो हम चाइना को सामान तो कम देते हैं लेकिन चाइना से सामान बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हम पैसा बहुत ज़्यादा पे करते हैं। तो हमें जो है वो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, हम मतलब हम घाटे में रहते हैं। सेकेंड थिंग होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन दोनों में फ़र्क समझना है कि व्हाट इज़ द ट्रेड डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड डेफिसिट सिर्फ एक कंट्री के साथ में एनालिसिस किया जाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पूरी दुनिया के साथ में हमारा बिजनेस कैसा है, मतलब पूरी दुनिया के साथ में हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है, हम कितना दुनिया को पैसा देते हैं और हमारे जो पूरी दुनिया के साथ में हमारी कंट्री के अंदर कितना पैसा आता है। यदि वो बराबर है, ठीक है, तो ठीक है, वो ज़्यादा है तो हम फायदे में हैं, लेकिन वो यदि कम है, ठीक है, तो हम फिर नुकसान में। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद में दो वर्ड आते हैं जिसको बोलते हैं, एक तो होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है IMF। वर्ल्ड बैंक जो है वो उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है वो 1994 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है किसी भी कंट्री कोई जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर यदि मान के चलो कोई उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है लोन देता है, उसको पैसे देगा उस कंट्री को, ठीक है, एज ए लोन के तौर पे, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। IMF क्या करता है, IMF किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को वापस बैलेंस करने के लिए, जैसे किसी कंट्री को पैसा पे करना है तो उस कंडीशन में लोन कौन देगा, हमें IMF देगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ब्रिज बनाना है, ठीक है, या फिर मान के चलो कोई रोडवे कोई रेलवे लाइन निकालनी है, तो उसके लिए हम लोन कहाँ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से। पेमेंट करने के लिए IMF, और लोन यदि हमें कुछ यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए हम जो है वर्ल्ड बैंक जाएंगे। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट आता है वो है LPG, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स हैं LPG। पहला है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में हमारी जो पहले इकोनॉमी थी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, उसके बाद में हमारी इकोनॉमी हुई कैपिटलिस्टिक, या जिसको बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेंड थे, पुराने जो ट्रेंड थे उनको रोकना था और नए ट्रेंड इश्यू करने थे, नए ट्रेंड को स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले लिबराइजेशन मतलब गवर्नमेंट के जो स्ट्रॉन्ग रूल्स थे उनको ब्रेक करना और उनको लिबरल करना, मतलब उनको थोड़ा इजी करना, उनको थोड़ा सरल करना। पहले बहुत कठोर नियम थे, उनको कठोर नियमों को थोड़ा सरल करना, उनको इजी करना, लिबरल करना। जैसे गवर्नमेंट के अंदर यदि प्राइवेट सेक्टर में यदि कुछ काम करना तो लाइसेंस लेना बहुत टफ होता था, तो लाइसेंस की प्रोसेसिंग धीरे जो है वो इजी कर दी। कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो बिल्डिंग लगा सकता था, कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता था, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता था। तो ये सारे रूल्स क्या हुए, थोड़े लिबरल हुए। उसके बाद में जैसे ये रूल्स लिबरल किए तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन मिला, ठीक है, ये तीनों वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन हुआ, उससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, मतलब जो पहले प्रोडक्शन जो है गवर्नमेंट के अंडर में होता था वो प्रोडक्शन जो है अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आ गया, मतलब प्राइवेट कंपनियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगी और अपना जो है प्रॉफिट कमाने लगी और वो लोगों को सप्लाई करने लगी। तो प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियां धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट कर लिया, प्राइवेट सेक्टर ने अपना मुनाफा कमाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो अब भारत के अंदर तो सामान बेचेंगे ही बेचेंगे, लेकिन अब यहाँ जो सामान है उसको बाहर अदर कंट्री में भी बेचना है, तो वो जो सामान है वो दुनिया के बाहर देशों को साथ बेचना, मतलब हमारी कंट्री की जो ट्रेड है वो अदर कंट्री के साथ में स्टार्ट करना, ठीक है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट करना, इट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, नोन एज द प्राइवेटाइजेशन, और गवर्नमेंट के रूल्स को लिबरल करना, नोन एज द लिबरलाइजेशन। ये 3 वर्ड है, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन याद एक दो हैं IMF जो है बैलेंस पेमेंट करता है, WHO, WTO। जैसे हम दुनिया के साथ में जो है ट्रेड हो रहा है, ठीक है, हम दुनिया की इकोनॉमी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है 1 जनवरी 1995 के अंदर की गई है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्वदेशी।
स्वदेशी का मतलब होता है हमारी देश के अंदर जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना, और हम जो है अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहे। जैसे अभी हमारे पास में चाइना का सामान बहुत ज़्यादा आता है, तो हम चाइना के सामान को रोकें और भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग करें और अपनी ही चीज़ों को अपन ही यूज करें और अपन खुद ही बनाएं। दिस इज़ नोन एज द स्वदेशी। और इसी के साथ में एक नया वर्ड आएगा स्वदेशी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी से जो है स्किल डेवलपमेंट, जब हम यदि बोलते हैं कि हमें स्वदेशी यूज़ करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, NSDM, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। और ये होता है स्किल डेवलपमेंट। यदि हमें अपना प्रोडक्शन करना है तो हमें लोगों को स्किल्ड करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग के थ्रू स्किल्ड करके उनको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजना पड़ेगा। उससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो जो सामान बाहर से आ रहा था वो भी भारत के अंदर ही बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, भारत के अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का पैसा यहीं रहेगा और यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रांग करेगा। तो ये होता है। अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों पे डिपेंडेड है, तो हमें वहाँ की डिपेंडेंसी को कम करना है और हमें खुद सेल्फ रिलायंट होना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर के लिए क्या है, वो अभी एक मोदी जी ने एक नारा दिया था, ठीक है, लोकल इज वोकल। तो लोकल इज वोकल का मतलब होता है लोकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उसका ही एडवर्टाइजमेंट करना, उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करना। दिस इज नोन एज द लोकल वर्ल्ड फोकल और इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, NSDM, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ये 15 जुलाई 2015 को जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो स्किल्ड किया जाता है, ठीक है, और ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में अपन एंटर हो जाते हैं 16 नंबर टॉपिक के अंदर, 16वें नंबर टॉपिक। उसके अंदर कुछ सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मतलब इंडियन इकोनॉमी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो पहले अपन कौन कौन सी बातों के बारे में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जैसे इन्फ्लेशन बहुत रेयर ही बढ़ रहा है कोरोना के बाद में, तो है अभी जैसे पेट्रोल और लिक्विड है उस पर बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ को रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो एक रेट ऑफ होता है, इंक्रीमेंट रेट होता है, वो होना चाहिए 4 ± 2%, ठीक है, इन ईयर। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन रेट इसके बीच में होनी चाहिए। अभी यदि हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लगभग जो है 2 या 3 जो है पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कि इसमें पहला तो है मॉनेटरी मेजर, ठीक है, मॉनेटरी मेजर गवर्न बाय द RBI। यदि महंगाई बढ़ती है तो RBI जो है मॉनेटरी मेजर के तौर पे वर्क करता है। और जो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट होती हैं, जैसे हम लोन ले रहे हैं तो हमारी जो इंटरेस्ट रेट होती हैं, या फिर कुछ बैंक होते हैं जो RBI से लोन लेती हैं तो उनकी इंटरेस्ट रेट होती है, तो इन सभी इंटरेस्ट रेट में क्या करता है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट इनको कम किया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है कि जो मार्केट के अंदर जो पैसा होता है उस मार्केट के अंदर पैसे को जो है वो बैंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमा होना पड़ता है, जमा करवाना ज़रूरी होता है, या फिर ऐसे लोग जमा करवाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा होता है। सेकेंड थिंग होता है फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर गवर्न बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट करती हैं और मॉनेटरी मेजर करती हैं RBI के द्वारा। अब इसके अंदर क्या होता है, फिस्कल मेजर के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट टैक्स होता है उसको बढ़ा देती हैं, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा कर देती हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसको क्या कर देती, कम कर देती हैं। क्योंकि हमें मार्केट में जो पैसा है उसको कम करना है, उससे महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर जो पैसा घूम रहा है वो हम कैसे कैसे जो है वो गवर्नमेंट के पास में लेके आए या वो बैंक के पास में लेके आए, ये काम कौन करती हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है और ये बैंकों के द्वारा भी किया जाता है। तीसरा जो सिस्टम होता है कि मान के चलो हमें महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को गाँव में कैसे कंट्रोल करना है, तो इसके लिए PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ प्रोवाइड करना, लोगों को रोजगार देना, जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है उससे लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को जो है अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करने का मौका मिलता है। तो जैसे रोजगार देना,
पीडीएस सिस्टम के द्वारा जो है चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो ज़रूरी सामान है वो लोगों के घरों तक पहुंचाना। जैसे अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जो ज़रूरी सामान थे वो चीज़ें महंगी भी हुई थी। तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान पहुंचाना है, रोजगार देना, ये सारे काम करती हैं। उसके बाद में अपन नया जो टॉपिक अपना वो पढ़ते हैं पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट गरीबी और सेकंड जो होती है वो होती है रिलेटिव गरीबी, रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी और रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब होता है किसी भी आदमी को अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पाता। जैसे रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, तो मतलब उसको उतना भी नहीं मिल पाता, तो एक मिनिमम जो लेवल होता है, भाई एक आदमी को इतना जो है वो मिलना चाहिए, उस लेवल से भी यदि नीचे आदमी रहता है तो वो फिर पुअर कहलाएगा, मतलब वो गरीब कहलाएगा। तो उन्होंने एक मिनिमम लेवल फिक्स कर दिया कि भाई एक आदमी को जो है इतना इतना खाना मिलना चाहिए, इतना कपड़ा मिलना चाहिए, इतना उसका इनकम होनी चाहिए महीने की, और उससे यदि नीचे मिलता है तो फिर वो गरीब के अंदर काउंट हो जाएगा। रिलेटिव के अंदर क्या होता है, कंपेयर होता है, कंपेरिजन। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमेशा अनडेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के अंदर होगी, या जो ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है उसके अंदर जो है हमेशा एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी, और जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर होती है। वहाँ पे कंपेरिजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मनी एक्सपेंडिचर एंड द इनकम, मतलब इनकम के बेसिस पे जो है कंपेयर करना। एक आदमी 50,000 कमा रहा है, ठीक है, वो आदमी लेवल हो गया। अब उससे नीचे कमाने वाले सारे जो हैं वो पुअर हो जाएंगे, उससे ऊपर कमाने वाले ठीक कंडीशन में है। तो ये सारे जो है मॉनेटरी जो है रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद में जो हमारे जो एक पॉइंट्स होते हैं वो होता है रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड का मतलब होता है कि जो पॉवर्टी होती हैं वो किस किस टाइम के अंदर मेजर की जाती है। गरीबी को मेजर करने का फिक्स टाइम होता है कि हम किस किस टाइम स्लॉट के अंदर मेजर कर रहे हैं। तो रिकॉल पीरियड दो तरह के होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आ भी सकता है रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड के अंदर होता है पहला जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के अंदर होता है 30 दिन के अंदर एनालिसिस करना, 30 डेज के अंदर आदमी के ऊपर वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है और कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है, तो उसके बारे में एनालिसिस करना 30 दिन के अंदर। तो वो आएगा URP, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। दूसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है कि या तो आप 30 दिन के अंदर एनालिसिस करो या 365 डेज के अंदर एनालिसिस करो, मतलब एक साल के अंदर उसका एनालिसिस करना। मतलब एक साल के अंदर उसके पास में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और उसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो क्या क्राइटेरिया था उसके ऊपर पे बेसिस पे उसको रीड करना और उसके बाद में फाइनल एनालिसिस करना। तो रिकॉल पीरियड दो टाइप्स के होते हैं, एक 30 दिन के बेसिस पे और एक 360 या 30 दिन के बेसिस पे, दोनों में वो मिक्स हो गया। अगला जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हम पुअर्टी के बारे में इतना बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। देखो ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि पेपर में मैंने पहले भी बताया था, पेपर यदि वापस बनता है तो ये जो समस्या है हमें इकोनॉमी के साथ में बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं। पुअर्टी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। तो एक इकोनॉमी जो है जब ऐसे हालात से गुजरती है तो एक इकोनॉमी का एग्जामाइन होता है। एक इकोनॉमी जो है बहुत ख़राब दौर से गुजर रही होती है, अपन जिसको बोलते हैं वो क्राइसिस का दौर आता है। और जब कोई इकोनॉमी क्राइसिस के दौर से गुजरती हैं तो ये जो 2-3 प्रॉब्लम है ये जनरल है, ठीक है, ये आनी है। और अभी जो मान के चलो यदि पेपर बनता है तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इस टॉपिकों पे ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाएगी। जब इस टॉपिकों पे बात की जाएगी तो फिर ये होता है कि जब आप इकोनॉमी से रिलेटेड यदि बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस पर बात करना ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट में यदि बात करें तो सिंपल ये होता है कि किसी भी आदमी को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना, दिस इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
अब अनएम्प्लॉयमेंट का अपन यदि बात करें तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक होती है लेबर फोर्स और एक होती है वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का मतलब होता है कि 15 से लेकर 65 साल तक जो भी है, किसी भी कंट्री के अंदर 15 साल से लेकर 65 साल तक जो भी आदमी है, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो जो है लेबर फोर्स कहलाएगी। मतलब वो काम करने योग्य हो गई। अब उसमें से कितनों को काम मिला या वो कितना काम करते हैं वो कहलाएगी वर्क फोर्स। जितने लेबर फोर्स जो है एक बड़ा गोला होता है और उसके अंदर एक छोटा गोला होता है, वो बोलते हैं अपन, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्क फोर्स। ठीक है, मतलब ये बड़ा गोला लेबर फोर्स और उसके अंदर से छोटा गोला वो हो गया वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स बड़ा है बहुत, उसमें ज़्यादा लोग हैं और उसमें से कुछ लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, वो कहलाएगा आपके पास में वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब जो मेन एम्प्लॉयड पर्सन है वो वर्क फोर्स है, और जो काम करने योग्य तो हो गए लेकिन काम नहीं मिल रहा तो वो हो गई लेबर फोर्स। ठीक है, अब ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें जो है एक ये जो सर्वे कौन करता है, ये करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम करता है। ये देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड डेटास कलेक्ट करता है। भारत के अंदर किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी देखता है। अगला अपन बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है नॉर्मली, और भारत के अंदर किस तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम चल रहे थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है कि हमारे यहाँ पे किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगारी किस किस तरह की होती है, बेरोजगारी के क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो बेरोजगारी का टाइप्स होता है वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में लोगों को काम मिला और उसके बाद में बंद हो गया। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, 4 महीने बारिश आई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और उसके बाद में काम बंद हो गया, उसके बाद में प्रोडक्शन नहीं हुआ तो लोगों को काम नहीं मिला। तो सीज़न अपन बोलते हैं कि अभी तो काम की सीज़न है, तो सीज़न के अंदर लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसके बाद में जो है वो बंद हो जाएंगे, तो ये कहलाती है सीजनल। सेकेंड जो होती है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और कहीं पे डिमांड बहुत कम है। तो डिमांड का ग्राफ ऊपर नीचे होता है प्लेस के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। ठीक है, जैसे प्लेस के बेसिस पे मान के चलो, जैसे दिल्ली के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप मान के चलो अभी रेगिस्तान के अंदर डिमांड नहीं है, तो फिर दिल्ली के अंदर लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेकिन रेगिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ की डिमांड ज़्यादा नहीं है। तो डिमांड के बेसिस पे, जगह के बेसिस पे जो डिमांड ऊपर नीचे होती है वो कहलाती है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड जो है टेक्निकल, मतलब हम यदि टेक्नोलॉजी दो तरह से होती है। आपने यदि टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की, आपने टेक्नोलॉजी यूज की, आपने मशीनें यूज़ लेके आई, तो उससे क्या होगा, लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड होंगे। यदि मान के चलो पहले 10 आदमी काम कर रहे थे, वहाँ पे एक मशीन काम कर रही है, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो कुछ हैं लोग हैं, 5 आदमी जो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो टेक्नोलॉजी के यूज करने से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें प्रोडक्शन भी साथ में बढ़ेगा। जैसे मान के चलो पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ आती हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे उसके साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट्स है इसमें। अगला है फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है कभी गैप आ जाना। जैसे मान के चलो काम चल रहा है, लोगों को काम चल रहा है, बीच में यदि कोई समस्या आ गई कंपनी के अंदर, तो फिर लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो फिर वहाँ पे जो है जैसे लॉकडाउन हो गया, स्ट्राइक पे बैठ गए लोग, धरना दे के बैठ गए, तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कभी ये होता है कि जैसे प्रोजेक्ट बेसिस, एक प्रोजेक्ट पे काम किया, फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में लोग जो हैं वापस घर पे बैठ गए। फिर जब सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब लोगों को काम मिलेगा, तो बीच में गैप आ गया। तो ये जो गैप होता है ये कहलाता है फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा होता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है कभी तो किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे मान के चलो कोई त्यौहार आया तो त्यौहार के अंदर डिमांड बढ़ गई,
ठीक है, कोई फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल के टाइम पे डिमांड इंक्रीज हो गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, और जैसे डिमांड कम हुई तो जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो गया तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मतलब साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ये बिजनेस में भी होता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर भी होता है। अगला होता है हिडन एम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, या जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अंदर ये होता है कि मान के चलो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली पाई जाती है, जहाँ पे 4 आदमी का काम है और वहाँ पे 6 आदमी काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 आदमी जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कोई फायदा नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन उतना का उतना होना है, लेकिन 2 आदमी फालतू के काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहलाता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लेबर इन्वॉल्व इन मोर, ठीक है, बिना प्रोडक्शन इंक्रीमेंट किए हुए लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, दिस इज द नोन एज द हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो टाइप्स याद रखने ही रखने हैं, ये आने ही आने हैं। अगला होता है कि हमें यदि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या होना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर बेरोजगारी की रेट बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे बेरोजगारी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्ट्रांग नहीं है। तो ये ऐसे 2 सेक्टर होते हैं जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम कहाँ है, गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, गुजरात के अंदर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज है। तो वहाँ पे जैसे राजस्थान की बात लें तो राजस्थान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे लोग जो है सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चले जाने की कोशिश करते हैं, सर्विस सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग है नहीं। एग्रीकल्चर की यदि बात करें तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन, मतलब बारिश की जो है अनसर्टेनिटी होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर भी इतना स्ट्रांग नहीं है, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतना अवेलेबल नहीं होता है, प्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत कम है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो हम ऐसे कुछ मेजर्स हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे इंक्रीज किया जाए। एक तो होता है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेके आती है तो उस पॉलिसी का ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे नरेगा के अंदर ये मान के चलो, जैसे अभी मनरेगा है, नरेगा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो बीच में लीकेज भी बहुत होता है। जब लीकेज होता है तो जो ग्राउंड लेवल पे, जो बॉटम लेवल पे जो आदमी है जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो ये कम होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क होने चाहिए, मतलब ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड हो, स्किल रिलेटेड एजुकेशन का प्रमोशन होना चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा मिले जिसमें लोगों को एम्प्लॉयड किया जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए, लोगों को स्किल्ड किया जाए, ठीक है। देखो इंडिया के तौर पे एक बात की जाती है कि हम एजुकेट हैं लेकिन हम स्किल्ड नहीं हैं, मतलब हमारी एजुकेशन जो है सिर्फ पढ़ना सिखाती है, ग्राउंड लेवल पे फील्ड में काम करना नहीं सिखाती है। तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयड एजुकेशन हो। अगला है इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी जो है वो मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन लेके आना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इंडिया जो है प्रोडक्शन में और फूड ग्रेन के अंदर जो है वो सेल्फ रिलायंट होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अगला है मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए गवर्नमेंट को, और इस पर फोकस होना चाहिए। हमें दूसरे जो हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से उनको रोकना चाहिए, और यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स में लेके आना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे मान के चलो हमें यदि कोई प्रोडक्शन किसी जगह पे नहीं है तो उस जगह पे जो है लोगों को स्किल्ड किया जाए, लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे कोई भी ले लो, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए लोगों को, और ट्रेनिंग के बेसिस पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, लोगों को काम दिया जाए। तो हमें मेक इन इंडिया पे काम करना चाहिए, लोकल इज़ वोकल, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी जो डिपेंडेंसी जो अदर कंट्री पे है, जैसे चाइना जैसे कंट्री पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं या फिर अदर कंट्री पे डिपेंडेंट हैं,
तो वहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए हमें ऐसे टास्क एग्जीक्यूट करने चाहिए। स्किल्ड प्लानिंग मतलब ऐसे कुछ प्लानिंग करनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट की भावनाएं बढ़े, लोगों को जो है वो स्टार्टअप की भावनाएं बढ़े। जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ये जो है नवाचार के लिए, मतलब आप खुद जो है अपना प्रोडक्शन हाउस लगा सकते हैं, अपना खुद का जो है कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपना नया स्टार्टअप लगा सकते हैं। अगला है विलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, विलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। उससे विलेज इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रामीण जो आबादी है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। विलेज के अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, वहाँ पे जो है मार्केटिंग जो है वो इजीली अवेलेबल करवाना, लोगों को जो है एग्रीकल्चर का जो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस अच्छे से प्रोवाइड करवाना। तो ये सारे काम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं जिसके अंदर है कि डेवलपमेंट ऑफ द मनी। ये मनी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये टॉपिक, मनी से रिलेटेड टॉपिक है। एक बार इसको जैसे मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो पहले तो है कि मनी की इम्पोर्टेंस क्या है और डेवलपमेंट ऑफ द मनी और ओरिजिन ऑफ द मनी, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं। जैसे आप यदि ओरिजिन ऑफ द मनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है कि मनी का जो वर्ड है वो मोनेटा से आया है, ये ग्रीक वर्ड है, और एक देवी थी, उस देवी के नाम पे ये मनी वर्ड आया है। मनी का जो डेवलपमेंट है वो दो तीन तरीके से हुआ है। जैसे पहले मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था, मतलब कॉइन या फिर जो अपन बोल सकते हैं पेपर करेंसी, वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं था। तो पहले क्या सिस्टम था, पहले बार्टर सिस्टम था, जिसको बोल सकते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कमोडिटी के बदले कमोडिटी, सामान दो और सामान लो। आज भी गाँव के अंदर होता है, जैसे गांव के अंदर ये कहीं कहीं पे होता है, हालांकि ये इतना पॉपुलर नहीं है अभी, लेकिन बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु है, ठीक है, सेवा के बदले सेवा। आपने जैसे मान के चलो किसी कुमार ने मटका बना के दिया तो नाई ने जो है उसके बच्चे के बाल काट दिए, तो कमोडिटी के बदले सर्विस, सर्विस के बदले कमोडिटी, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, या सर्विस के बदले सर्विस, ठीक है। तो ये सिस्टम पहले फॉलो होता था। उसके बाद में आया मेटेलिक सिस्टम। मेटेलिक सिस्टम के अंदर कॉइन डेवलप हुई, मतलब आप यदि कोई सर्विस या फिर आप कोई गुड्स ले रहे हो तो उसके बीच में आपको बदले में कुछ कॉइन्स दे रहे हो, तो जब कॉइन्स, फिर उसके बाद में आया पेपर करेंसी, जो भी चल रहे हैं, नोट चल रहे हैं, तो पेपर करेंसी डेवलप हुआ, और पेपर करेंसी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होके फाइनल आज जो है वो करंट कंडीशन के अंदर जो है वो रन हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है पेपर करेंसी एक पॉपुलर करेंसी बन गया। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है पॉपुलर करेंसी में, आप जब चाहे कोई सामान खरीद सकते हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये सिस्टम याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ द मनी। उसके बाद में आपको एक पॉइंट याद रखना, फंक्शन ऑफ द बैंक। बैंक के क्या फंक्शन है, कि बैंक क्या क्या काम करता है। बैंक के क्या काम है, मतलब डिपॉजिट करना, पैसों को जमा करना, और उसके बाद में लोगों को लोन देना, पैसे जो हैं वो एज ए लोन के तौर पे प्रोवाइड करना। उसके बाद में है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपका यदि करंट अकाउंट है, ठीक है, वैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें तो दो तीन तरह के टाइप्स अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में मतलब आज पैसा जमा करवा दिया तो फिर वो आपको जो फिक्स टाइम हो गया उसके बाद में आप पैसा उसमें से निकलवा सकते हो। रिकरिंग में होता है कि मेरे को हर महीने में जो है किस्त जमा करवानी पड़ेगी, हर महीने में जो है कुछ ना कुछ पैसा जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, तो वो होता है रिकरिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको जो है इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, करंट अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इनफैक्ट आपको कुछ जो है वो सर्विस के तौर पे भी पैसे आपसे कटते रहते हैं। उसके बाद में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, चेक फैसिलिटी होगी, डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई। तो बैंक्स बहुत सारी आपको फैसिलिटी देती हैं, आपको नॉर्मल बैंकिंग की जो एक्टिविटी है वो आपको थोड़ी बहुत लर्न हो जाती है। सबसे लास्ट में इसमें टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब हो गया कि स्वयं सहायता समूह। इसमें ये गाँव के जो महिलाएं होती हैं उसमें लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इससे में क्या होती है, जैसे 10-15 महिलाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा जो है बैंक में जमा करवा दिया, एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करके।
अब वो बैंक में एक बहुत बड़ी मनी बन गई, 10-15 लोग इकट्ठे करके बैंक में। अब किसी औरत को यदि पैसों की ज़रूरत है, उसको यदि कोई काम स्टार्ट करना है, तो फिर क्या है, वो बैंक से लोन ले सकती है। उसमें सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो 10-15 जो औरतें हैं उस ग्रुप की, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इससे क्या होगा, जो गाँव के अंदर जो औरतें होती हैं उसको जो है एक एम्प्लॉयमेंट मिल गया। उसको यदि कोई प्रोडक्शन करना है या फिर कोई भी सर्विस उसको स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए उसको जो मनी की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई इससे जो है। इसके बाद में चिट फंड कंपनियां जो होती हैं ये भी इसी बेसिस पे काम करती हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये विलेज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, महिलाओं को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की यदि बात करें कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, जैसे बाड़मेर की रूमा देवी का आप नाम लिख सकते हैं, जिन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें लगभग राजस्थान की 22,000 महिलाओं को उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और वो बहुत सारे उसको जो हैं अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये एक आइकन है महिलाओं की, विलेज में अंदर, गांव के अंदर महिलाओं की इकोनॉमिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रूमा देवी का नाम लिख सकते हो, जो बाड़मेर में, जिन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार भी जो है वो प्रेसिडेंट से जो है वो प्राप्त किया है। तो लगभग ये 4 टॉपिक हैं आपके इकोनॉमी के, और इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया है। आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका जो है काफ़ी रिवीजन भी हो गया होगा लगभग। इकोनॉमी के टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कोरोना के पर्सपेक्टिव में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, और अब कोई भी गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करती हैं, उसको कैसे टेकल करती हैं, ये उस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। वहाँ की जनता कितनी अवेयर है और वो इकोनॉमी जो है कितनी वापस बैक टू पाथ आती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, उस कंट्री पे डिपेंड करता है। वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं डेवलप होगी जब कोई भी इकोनॉमी जो है, देखो इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस कब आता है, जब जो मूवमेंट ऑफ द मनी होता है ना वो ड्रॉप हो जाता है। जैसे पैसा उतना उतना है, लेकिन मूवमेंट क्या हो गया, रेस्ट हो गया। जब किसी कंट्री में जितना ज़्यादा पैसा मूवमेंट होता है ना, वो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब किसी भी कंट्री का मूवमेंट, पैसे का जो मूवमेंट था वो ड्रॉप हो गया, तो पैसे का मूवमेंट ड्रॉप हो गया, तो फिर वो कंट्री के अंदर जो वो क्राइसिस अपने आप डेवलप हो जाता है। ये मनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उससे जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, जो जमाखोरी जिसको बोल सकते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोगों को जो है, गरीब एक आदमी को है बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। चलो वो सब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इंक्लूड हो जाएगा। आप मेन जैसे स्वदेशी हैं, स्किल इंडिया डेवलपमेंट है, नीति आयोग हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं। इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से ध्यान से आप वापस रीड करोगे, एक बार आप ये वीडियो देखोगे आपको कवर हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये वीडियो जो भी आप देखें, आप जो भी ये वीडियो देखें, उन सबको मेरी तरफ से, एग्ज़ाम की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करके आए। माइंड के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेके आए कि मैंने कोरोना के टाइम पे जो है बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा रही हैं, 2 दिन के अंदर क्या पढ़े। देखो, माइंड की पॉजिटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है। समस्याएं सबके साथ हैं, आप अकेले के साथ में नहीं हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, देखो सब हालात सबके साथ सेम हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो आप अपने पॉजिटिविटी, माइंड की पॉजिटिविटी के साथ में आप एग्ज़ाम दे के आएँ और अच्छे से लिखें, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी ही आपका जो है रिजल्ट के इम्प्रूवमेंट में आपकी हेल्प करेगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से टेकल करना है, अच्छे से लिखना है। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।